गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेक्शन। आज का पहला टॉपिक है द ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 में कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो बीच में से हट जाए जितना भी पॉसिबल है, ताकि बिजनेसेस जो हैं अपना बिजनेस कर सकें। ठीक है। तो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर जो है इंडिया का, उसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो हिंड्रेंसेस लेकर आ रही है। तो उसमें सबसे ज़्यादा डीरेगुलेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ के पोटेंशियल है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का, वो इमेंस है। तो इंडियन ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर जो है उसने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है पिछले कुछ सालों में, और 650 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र्स इंडिया में आ चुके हैं। और उसकी वजह से जो है इंडिया का पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल लीडर बन सके स्किल बेस्ड गेमिंग में। एक प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट में एस्टिमेट किया गया है कि 33,000 करोड़ का जो है इस टाइम पर ये जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है 2023 में, और ये ग्रो होकर 66,000 करोड़ का बन जाएगा 2028 तक। इंडस्ट्री जो है ये लगभग 2 से 3 लाख और एक्स्ट्रा, मतलब ऑलरेडी अभी 2 लाख जॉब्स क्रिएट कर चुका है, 2 से 3 लाख और न्यू जॉब्स क्रिएट करने की पोटेंशियल रखता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस और टैक्सेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो इसके ऊपर सिग्निफिकेंट प्रेशर डाल रही हैं। कुछ स्टेट्स तो हैं इंडिया की, जैसे कर्नाटका और तेलंगाना, वो तो इस एवीजीसी सेक्टर को प्रमोट कर रही हैं, लेकिन कुछ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो हेफ्टी टैक्सेशन मेजर्स के थ्रू जो है वो इंडस्ट्री की वायबिलिटी को थ्रेटन कर रही हैं। 28% जीएसटी लगाया गया है ऑनलाइन गेमिंग पर, जितना कि गैम्बलिंग, अल्कोहल और टबैको पर लगाया जाता है। और इस क्लासिफिकेशन से जो है स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग को जो है गवर्नमेंट समझ नहीं पाई है, उसको गैम्बलिंग ही समझ रही है। एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन डिमांड भी रखी गई है 1.12 लाख करोड़ की। ठीक है। तो इससे जो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर स्मॉल स्टार्टअप्स आ चुके हैं ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में। स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो इवन बैन भी कर दिया है ऑनलाइन गेमिंग, उसको कहा है कि वो गैम्बलिंग है। कोर्ट्स ने जबकि टाइम एंड अगेन फेवर में रूल किया है ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के, कहा है कि गेम्स ऑफ स्किल जो है वो डिफरेंट होती है गैम्बलिंग से। सुप्रीम कोर्ट ने जो रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी डिमांड थी उसको भी जो है उस पर भी स्टे लगा दिया है। लेकिन चैलेंजेस यही हैं, 28% जीएसटी लगाया गया है, जो कि बहुत ही इंडियन गेमिंग कंपनीज के लिए ट्रबलसम है। अदरवाइज़ अगर हम ग्लोबल काउंटर पार्ट्स के उनके हम कंपैरिजन में देखें तो फ्रीक्वेंट बैन्स लगा दिए जाते हैं, जुडिशल बैटल्स क्रिएट की जाती हैं, और अनप्रडिक्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट ये समझ नहीं पाई है कि स्किल बेस्ड गेमिंग और गैम्बलिंग में डिफरेंस क्या है। बहुत सी स्मॉल और मिड साइज गेमिंग फर्म्स जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं सर्वाइव करने को। हार्श रेगुलेशंस जो हैं वो लगाए गए हैं, जिससे लेजिटिमेट गेमिंग कंपनीज जो हैं उनको वो बंद हो जाएंगी, तो फिर यूज़र्स जो हैं वो ऑफशोर बैटिंग प्लेटफॉर्म्स पर मूव हो जाएंगे इलीगल। ओके। तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है, क्लियर कट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। कुछ रिकमेंडेशंस ये हैं कि जीएसटी रेट्स को रैशनलाइज करो, क्लियर डिस्टिंक्शन करो कि स्केल बेस्ड गेमिंग में और गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड को भी ड्रॉप किया जाए, और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग प्रैक्टिसेस भी जो है उसको इनकरेज किया जाए। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स भी आप जो है वो स्ट्रेंथन कर लो, ताकि इलीगल गैम्बलिंग को रोक सको। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नासा मिशंस टू स्टडी द सन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा ने सक्सेसफुली स्फेयरएक्स और पंच स्पेस मिशंस को लॉन्च किया है कैलिफोर्निया से। तो स्फेयरएक्स क्या है? ये एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट 650 किलोमीटर अबव अर्थ पर यह एंटर किया है, और डेटा कलेक्ट करेगा 450 मिलियन गैलेक्सीज और 100 मिलियन स्टार्स के बारे में, और एक 3D स्काई मैप बनाएगा स्टडी करने के लिए यूनिवर्स की हिस्ट्री को। स्फेयरएक्स जो है वो मैप करेगा यूनिवर्स को ऑप्टिकल और इंफ्रारेड दोनों लाइट्स में। स्फेयरएक्स जो है वो एंटायर स्काई को हर 6 महीने में 102 इंफ्रारेड कलर्स में मैप करेगा। ओके। तो स्फेयरएक्स जो है ये हमें कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बारे में भी बताएगा, जो कि रैपिड एक्सपेंशन हुई थी यूनिवर्स की 14 बिलियन ईयर्स अगो पहले। तो स्फेयरएक्स जो है वो सर्च करेगा बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स को भी, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर फ्रोजन आइसी पार्टिकल्स अक्रॉस द मिल्की वे। ये मॉलिक्यूल्स जो है एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए, और ये ट्रैवल हुए थे अर्थ पर फ्रॉम डीप स्पेस। तो पंच मिशन क्या है? पंच मिशन जो है एक सोलर मिशन है जिसमें 4 स्मॉल सैटेलाइट्स गई हैं। ये कैप्चर करेगा 3D इमेजेस ऑफ सोलर कोरोना, स्टडी करेगा सोलर विंड्स को, और इम्प्रूव करेगा स्पेस वेदर प्रिडिक्शंस को। पंच पहला सोलर मिशन है जो कि डिज़ाइन किया गया है पोलराइज्ड लाइट को यूज़ करने के लिए, ताकि सोलर कोरोना और सोलर विंड को 3D में हम मेजर कर सकें। ये मिशन प्रोवाइड करेगा हमें ओवरलैप्ड हेलियोस्फेरिक कोरोनाग्राफिक इमेजिंग,
और अलाउ करेगा साइंटिस्ट को कि वो स्टडी कर सके कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ सोलर विंड्स को, ठीक है। सोलर विंड्स और कोरोनल मास इजेक्शंस जो है वो डिसरप्ट करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को, और तो इसलिए जो है पंच का डेटा हमें एनहेंस करेगा स्पेस वेदर प्रेडिक्शंस। पंच में जो है वो 3 वाइड फील्ड इमेजेस लगे हैं, 1 नैरो फील्ड इमेजर है जो कि कैप्चर करता है इमेजेस ऑफ सन्स कोरोना एवरी 4 मिनट्स। पंच हेल्प करेगा साइंटिस्ट को आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ से सोलर विंड्स और सीएमईज जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। पंच का जो 4 कैमरा का सिस्टम है वो ऑपरेट करता है एज अ सिंगल वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, और ये लार्ज स्केल इमेजरी डेटा जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आशा प्रोटेस्ट्स इन केरला। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले भी हमने इसको कवर किया था। तो अपोजिशन एमपीज़ जो हैं केरला के प्रोटेस्ट कर लें पार्लियामेंट में कि हायर ऑनोरेरियम्स जो हैं और रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाएं आशा वर्कर्स को, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि ऑलरेडी अप्रूव कर दिए गए हैं, बस उसको अब इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो आशा क्या होते हैं? क्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, इंडिया के नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का ही पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनको एम्प्लॉय करते हैं। 2005 से इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्कीम को। कम्युनिटी हेल्थ फंक्शनरीज जो है वो अलॉन्ग साइड आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करती हैं, सर्व करती हैं एज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए, खासकर विमेन एंड चिल्ड्रन। प्रमोट करती हैं अवेयरनेस अबाउट गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस, सपोर्ट करती है मैटरनल और चाइल्ड केयर, इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स, फैमिली प्लानिंग, डिजीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, पीरियोडिक होम विजिट्स भी करती हैं। तो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? विमेन जो 25 से 45 साल की हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी क्लास 10 है, और ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटी ग्रुप्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिलोंग करती हैं, उसमें से उनको सिलेक्ट किया जाता है। हर आशा जो है वो 1000 लोगों को मिनिमम देखती है, और इंडिया के पास लगभग 9.2 लाख रूरल आशाज हैं, अप्रॉक्सीमेटली 79,900 अर्बन आशाज हैं, ठीक है। तो अर्निंग्स इनकी जो है वॉलंटरी बेसिस पर होती हैं अब, लेकिन कुछ टाइम में से ये देखा गया है कि फुल टाइम भी काम कर रही हैं। नेशनल हेल्थ मिशन को भी वॉलंटियर्स ही क्लासीफाई करता है, तो इसलिए इनको कुछ फिक्स सैलरीज नहीं मिलती हैं। तो इनको लगभग 3,000 रुपये के करीब जो है मंथली इंसेंटिव मिलता है। केरला में आशाज को 500 रुपये मिलते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए भी, ओके। केरला में आशाज को 7,000 रुपये मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? 10 टास्क दिए जाते हैं उन्हें, 700 रुपये के होते हैं वो। तो जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको 7,000 रुपये महीने के बन जाते हैं। लेकिन केरला के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि सबसे ज़्यादा जो है केरला ही जो है ऑनरेरियम देता है आशा को, जबकि वो गलत स्टेटमेंट है। ऐसा सही नहीं है। इससे ज़्यादा तो केरला से ज़्यादा तो सिक्किम, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ही जो है वो आशाज को पे कर दें, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाउसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2024। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके गवर्नेंस के लिए और इकोनॉमी के लिए। तो नेशनल हाउसिंग बैंक ने रिलीज़ की है रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2024। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक्स डोमिनेट कर रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस मार्केट को, और 81% ऑफ टोटल हाउसिंग लोन्स जो हैं जो है वो बैंक्स ही डोमिनेट कर रहे हैं, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सिर्फ 19% लोन्स को केटर कर रही हैं इंडिया में, ओके। और इसमें ये भी कहा गया कि सिर्फ 5% बिल्डिंग्स जो है वो क्लासीफाई की गई हैं एज ग्रीन। तो गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ को, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, ओके। तो चैलेंजेस क्या हैं हाउसिंग फाइनेंस में? तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं क्रेडिट फ्लो में। वेस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा रिसीव करती हैं हाउसिंग फाइनेंस की डिसबर्समेंट्स। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो लो क्रेडिट पेनिट्रेशन एक्सपीरियंस कर रही हैं। HFCs जो हैं वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। फ्लेक्सिबल लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है होता है, और एफिशिएंट सर्विस है, लेकिन उनकी जो रीच है वो कम है एज़ कम्पेयर टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। फिर ग्रीन बिल्डिंग की भी अडॉप्शन कम है, क्योंकि जो है हाई इनिशियल कॉस्ट होती है इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन में, इंसेंटिव्स भी नहीं है कुछ डेवलपर्स को, और अवेयरनेस भी कम है। अब टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि AI, डेटा एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, 3D प्रिंटिंग, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। इससे जो है हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ हो सकती है। फंडिंग और जो है इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ग्रोइंग डिमांड है स्मार्ट सिटीज़ की और अफोर्डेबल हाउसिंग की। तो नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है? एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंडर
होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये प्रमोट करता है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोकल और रीजनल लेवल्स पर, ताकि फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट दिया जा सके ऐसे इंस्टीट्यूशंस को। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो सुपरवाइज करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को और रेगुलेट करता है एच को, जबकि जो रेगुलेशन है एच का वो आरबीआई के साथ है। जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बिजनेस ऑफ एनएचबी जो है वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टारलिंक। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इलॉन मस्क ओन्ड स्पेस एक्स ने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं एयरटेल और जियो के साथ, ताकि इंडिया में स्टारलिंक को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ऑफ कोर्स अभी तक गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिला है इस चीज़ को। तो सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है? एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज देती है सैटेलाइट्स के थ्रू, जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं। तो सैटेलाइट इंटरनेट बेसिकली स्पेस बेस्ड सैटेलाइट से डेटा को बीम करता है यूज़र टर्मिनल्स पे अर्थ पर, और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो हैं वो सैटेलाइट डिलीवर करती इंटरनेट डिलीवर करती हैं अर्थ पर। स्टारलिंक जो है स्पेस एक्स का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो ऑपरेट करता है यूजिंग अ कॉन्स्टलेशन ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ओके, लगभग 7,000 सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट में स्टारलिंक की। स्टारलिंक जो है स्पेस एक्स की ही कंपनी का एक सैटेलाइट नेटवर्क है जो कि हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस देता है एनीवेयर ऑन द प्लैनेट कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स के थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट में। ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है फास्टर, चीपर और मोर रिलायबल। तो स्पेस एक्स का जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रपोजल था 2015 में शुरू हुआ था। फरवरी 2018 में उन्होंने पहले 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च की थी, अप्रूव की थी एक्चुअली फरवरी 2018 में फर्स्ट 2 स्टारलिंक टेस्ट क्राफ्ट्स, और उसके बाद 60 सैटेलाइट्स जो है वो मई 2019 में लॉन्च की गई। सिंस 2021 स्टारलिंक जो है वो प्री ऑर्डर ले रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ के इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए। स्टारलिंक जो है वो एक बारी में जो है 60 सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च करता है, और ऐसे करते करते वो 7,000 सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस में डाल चुका है इंटरनेट जो है वो पहुंचाने के लिए। और वो काम कर रहा है सैटेलाइट सेलुलर सर्विस पर भी, ताकि जो है वो सैटेलाइट के थ्रू ही जो है वो मोबाइल कॉलिंग भी प्रोवाइड करवा सके। ओके, स्टारलिंक जो है वो इंटरनेट सर्विसेज इंटरनेट सर्विसेज देता है नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स के थ्रू, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड होती हैं, और लगभग 550 किलोमीटर दूर ही जो है ये सैटेलाइट्स प्लेस्ड हैं। तो इसलिए लेटेंसी भी कम होती है और बैंडविड्थ जो है कनेक्शन की वो भी ज़्यादा होती है। स्टारलिंक सैटेलाइट का 5 साल का लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, स्टारलिंक का प्लान है कि वो ग्लोबल इंटरनेट कवरेज दे। स्टारलिंक जो है वो आइडियल रहेगा उन एरियाज़ पर जहाँ पर कनेक्टिविटी अनरिलायबल है, खासकर जैसे पहाड़ी इलाका है या रिमोट लोकेशंस हैं। वहाँ पर रूरल एरियाज़ में खासकर स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है इसकी, और डाउनलोड स्पीड्स 100 Mbps या 200 Mbps तक आ जाती है। लेटेंसी एज लो एज 20 मिली सेकेंड्स रहती है बहुत सी लोकेशंस पर। स्टारलिंक जो है उसको कुछ मैटर ऑफ मिनट्स में ही डिप्लॉय भी किया जा सकता है अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो, जैसे डिजास्टर सिनारियोज़ में। ठीक है, क्योंकि कोई ट्रेडिशनल ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मर फिलीपींस के प्रेसिडेंट जो हैं ड्यूटेर्ट, उनको कस्टडी में लिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ आईसीसी का वारंट इशू हुआ था। उनको क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो अक्यूज़ किया गया है। अब फिलीपींस जो है वो एक आर्किपेलागो है, लोकेटेड है साउथ ईस्ट एशिया में। ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है यहाँ पर, हाई टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी रहती है साल भर। पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है ये। 2002 में इसको रोम स्टैट्यूट के थ्रू बनाया गया था। इंडिविजुअल्स को ट्राई करने के लिए इसे बनाया गया है जो जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन के। 125 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, लेकिन याद रखो ना तो चाइना, ना इंडिया, ना इसराइल, ना रशिया, ना यूएस इसका मेंबर है। कोर्ट जो है इसको फंड किया जाता है स्टेट पार्टीज़ की कंट्रीब्यूशन से और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से भी। ओके, अब इसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ होती है? कंट्री जहाँ पर ऑफेंस कमिट किया गया अगर वो आईसीसी के मेंबर है तो ये आईसीसी वहाँ पर एक्टिव हो सकता है उस केस में, या फिर जिसने कमिट किया है क्राइम अगर उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो रोम स्टैट्यूट का पार्ट है या आईसीसी का पार्ट है तो भी जो है वो जुरिस्डिक्शन आ जाती है आईसीसी की। आईसीसी जो है जुरिस्डिक्शन वहाँ पर लाता है जहाँ पर नेशनल कोर्ट जो है वो अनेबल है जेनोसाइड को या जो भी क्राइम्स जो इसमें मेंशन है उसको ट्राई करने में। आईसीसी की जुरिस्डिक्शन लेकिन सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस पर आती है जो कि 2002 के बाद, जब ये आईसीसी बना था उसके बाद कमिट किए गए हैं, उससे पहले के ये क्राइम्स को नहीं देखता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने अपने काउंटर पार्ट मॉरिशस के उन्हें ओसीआई कार्ड दिया है। ओसीआई क्या होता है?
ये 2005 में स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑल पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को जो है, जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया थे 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके आफ्टर आफ्टर भी, उनको जो है वो एलिजिबल होते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया बनने को ऑन द सेट, और वो या फिर वो एलिजिबल थे उस टाइम पर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बनने को ऑन द सेट डेट, उनको ओसीआई कार्ड दिया जा सकता है। अब एप्लीकेंट ओसीआई कार्ड मिल सकता है उसे, लेकिन उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी सिटीजन नहीं होने चाहिए पाकिस्तान या बांग्लादेश के। फॉरेन मिलिट्री पर्सोनल, चाहे वो रिटायर्ड हो या सर्विस में हो, वो भी कभी ओसीआई नहीं ले सकते। लेकिन जो अगर सिटीजन ऑफ इंडिया की कोई फॉरेन स्पाउस है, या फिर ओसीआई की भी अगर कोई फॉरेन स्पाउस है, कम से कम 2 साल तक उनकी मैरिज है, तो वो ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओसीआई कार्ड जो है उनको मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है इंडिया में विज़िट करने के लिए, और वो रजिस्ट्रेशन विद लोकल पुलिस से भी एग्जाम्प्ट रहते हैं। लेकिन उनको वोटिंग का राइट नहीं मिलता है, वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं, और इवन वो गवर्नमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा और इंडियन सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई करना, ओसीआई कार्ड जो है अगर उनको 5 साल तक रखा हुआ है तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर्स उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं वो ले सकते हैं, और एग्रीकल्चर और फार्म लैंड भी वो इंडिया में परचेज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is the online gaming sector. This topic is important for our economy section. So the Economic Survey 2024-2025 has called for accelerating and amplifying the deregulation agenda, and it has urged the government to get out of the way so that businesses can flourish. Okay, so one of these businesses is the AVGC sector, or the online gaming sector. So Indian online gaming sector has seen remarkable growth in the recent years. Almost 650 million smartphone users are there in India, predominantly young people. India has the potential, therefore, to become a global leader in skill-based gaming. So this AVGC sector stands at about 33,000 crore rupees in India in 2023, and this can reach about 66,000 crores by 2028. It is already creating jobs for 2 lakh people, and can generate another 2 to 3 lakh new jobs in the coming years. Despite its potential, government regulations and taxation policies have put the sector under significant pressure. Okay, some Indian states like Karnataka and Telangana, they are promoting the AVGC sector, but central and state governments have imposed hefty taxation measures which threaten the viability of this industry. So a 28% GST on online gaming is putting them on a similar footing as that of gambling, alcohol, and tobacco. The government is failing to recognize that skill based online gaming is different from gambling. There has been a retrospective tax demand also. So, state governments have attempted to ban online gaming also because they think that it is gambling. Courts have time and again ruled in favor of online gaming, stating that these games of skill cannot be classified as gambling. Supreme Court even stayed the retrospective GST demand in 2025. But certain challenges are faced by an industry like the 28% GST, which makes this Indian gaming companies less competitive than their global counterparts. We are also the sector also face frequent bans and judicial battles, which create unpredictable business environment. Government is failing to recognize skill based the difference between skill based gaming and gambling. Many small and mid-sized gaming firms are struggling to survive under the financial burden of high taxation and compliance costs. Harsh regulations are put on the legitimate gaming companies, and this could push them towards illegal offshore betting platforms. Okay, so we need to adopt a more collaborative approach, and we need to create a clear regulatory framework. So, what are the key recommendations here? Rationalize the GST rates, of course, and then create a clear distinction between online skill based gaming and gambling. Drop the retrospective tax demand. Encourage responsible gaming practices. Strengthen the monitoring mechanisms. Okay, so the next topic is NASA missions to study the sun. This topic is important for your science and tech section. So NASA has successfully launched the SphereX and Punch space missions from California. So SphereX is the mission which has entered a sun synchronous orbit of 650 kilometers above Earth. This mission will collect data from 450 million galaxies and 100 million stars to create a detailed 3D sky map and study the universe history. SphereX will map the universe in both optical and infrared light. It will scan the entire sky every 6 months in 102 infrared colors.
It aims to shed light on the cosmic inflation, which was the phenomena that occurred 14 billion years ago, and it was marked by rapid expansion of the universe. SphereX will generate data, or it will search for biogenic molecules like carbon, hydrogen, and oxygen, uh, which have been frozen in icy particles across the Milky Way. These molecules are essential for life, and they may have traveled to Earth from deep space also. Okay. So, what is the Punch mission? It is a solar mission which comprises of four small satellites, and it will capture detailed 3D images of the solar corona, study solar winds, and improve space weather predictions. Punch is the first solar mission designed to use polarized light to measure the solar corona and solar wind in 3D. This mission will provide overlapped heliospheric and coronagraphic imaging, allowing the scientists to study the continuous flow of solar winds without distinct boundaries. Solar winds and coronal mass ejections disrupt satellite communications. That's why it is essential to study them. Punch will help scientists to identify where solar winds and CMEs originate. And Punch has a four camera system, but it operates as a single virtual instrument, generating large scale imagery data. Okay. So the next topic is Asha protests in Kerala. This topic is important for your social issues and your governance section. So we have already discussed this topic earlier also, but opposition MPs from Kerala have protested in Parliament, demanding higher honorariums and retirement benefits for Asha workers. So what is the role of Ashas in rural healthcare? So it stands for Accredited Social Health Activist. These are basically community health workers who are part of our National Rural Health Mission. They are employed by Ministry of Health and Family Welfare. So they operate as community health functionaries since 2005. They are as the first point of contact for marginalized communities like women and children for healthcare needs. They promote awareness of good health practices. They support maternal and child care health, immunization drives, family planning, disease prevention programs. They also conduct periodic home visits and maintain health records. Women aged 25 to 45 are selected for this ASHA role. They have a minimum educational qualification of class 10. One ASHA is assigned per 1,000 people. India had almost 9.2 lakh rural ASHAs and approximately 80,000 urban ASHAs. So they are employed as volunteers, but many of them are working full time now. But National Health Mission still classifies them as volunteers, making them ineligible for fixed salaries beyond the task based incentives. So Ashas generally receive monthly incentive of 3,000 rupees, which is shared between the center and state. Kerala Ashas get 500 rupees for Rashtriya Bal Swasthya Karyakram also. So in Kerala, Ashas receive a monthly honorarium of 7,000 rupees funded by the state. Payments are made based upon completion of 10 tasks, each valued at 700 rupees. So Kerala Health Minister has recently made the claim that Kerala offers the highest honorarium to Ashas, but this statement is not correct because Sikkim, Andhra Pradesh and Karnataka, they are offering the higher honorariums to Asha workers as compared to Kerala. Okay. So the next topic is Housing in India Report 2024. This topic is important for your governance and economy section. So National Housing Bank has released the report on trends and progress of housing in India 2024. So as per this report, banks still dominate the housing finance market, accounting for almost 81% of the total housing loans, whereas the housing finance companies contribute just 19%. As per this report, 5% of buildings in India are classified as green. So government has also launched several initiatives to drive these housing sector growth, like Pradhan Mantri Awas Yojana, Urban Infrastructure Development Fund, affordable rental housing complexes. But still, we have certain challenges, like there is regional disparities in credit flow. Western, southern, and northern states receive the highest housing finance disbursements, but the states of eastern and northeast experience low credit penetration. There has been limited reach of housing finance companies also, which otherwise play a vital role in providing flexible loan eligibility criteria and efficient service. There is also low adoption of green building because there are higher initial costs of eco-friendly construction, lack of incentives for developers, and limited awareness on sustainability also. So technological advancements in construction like use of AI, data analytics, and predictive modeling, apart from that 3D modeling and digitization of land records, can facilitate growth in this sector. Apart from that, of course, increase in funding and is also required. There is also growing demand for smart cities and affordable housing in metro and tier 2 and tier 3 cities. Okay.
So, what is the National Housing Bank? It is an all India financial institution established under the National Housing Bank Act of 1987. It is wholly owned by the Government of India. It operates as a principal agency to promote housing finance institutions both at the local and regional levels, and it also provides financial and other support to such institutions. NHB supervises HFCs, while regulation of HFCs is with the RBI. The General Superintendent's direction and management of the affairs and business of NHB rests in its board of directors. Its head office is in New Delhi. Okay. So the next topic is Starlink. This topic is important for your science and tech section. So Elon Musk owns SpaceX has secured agreements with Airtel and Jio to distribute Starlink. So this will provide satellite internet service. So what is satellite internet? It is a wireless communication technology which provides broadband services using satellites orbiting the Earth. So satellite internet beams data from space-based satellites to user terminals on Earth, and low Earth orbit satellites are used in the case of Starlink. Okay. So Starlink has about 7,000 satellites which orbit the Earth. So it is part of the SpaceX, which is a private company of Elon Musk, and it is able to provide high-speed internet access anywhere on the planet through a constellation of satellites in low Earth orbit. So the aim is to provide broadband services which are faster, cheaper, and more reliable. So SpaceX satellite internet proposal was first announced in January 2015. In February 2018, SpaceX launched the first two Starlink test craft. The first 60 Starlink satellites were launched in May 2019. Since then, especially since 2021, Starlink has been taking the pre-orders of many countries to provide internet services. Starlink project is also working on the satellite cellular service with the capabilities of direct to cell. Starlink delivers internet services using a vast network of satellites that are placed in low Earth orbit. Starlink's satellites fly closer to the surface at about just 550 kilometers. Therefore, it reduces the latency and increases the bandwidth of the connection. Starlink satellite has a 5-year lifespan, and satellites are launched in the group of 60. Okay, so the aim is to deliver global internet coverage. Starlink is ideal for areas which have connectivity that has been unreliable or non-existent in the past, especially in remote areas or mountainous regions. Speeds are very high. In rural areas, users can expect speeds of up to 100 Mbps or 200 Mbps with latency as low as 20 milliseconds in most locations. Starlink can be deployed in a matter of minutes to assist in emergency situations, also like in disaster scenarios, because it is not limited by any traditional ground infrastructure. Okay. So the next topic is International Criminal Court. This topic is important for your international relations. So former Philippines President Rodrigo Duterte was taken into custody based on a warrant issued by the ICC. So he was accused of crimes against humanity over his deadly war on drugs. So what is Philippines? It's an archipelago located in Southeast Asia, bordered by the Philippine Sea, South China Sea, and Celebes Sea. So it has a tropical climate with high temperature and humidity year round. It is also part of the Pacific Ring of Fire. Okay. What is ICC? It is the only permanent international criminal tribunal which was established in 2002 by an international agreement, the Rome Statute. So ICC investigates, and wherever warranted, it tries individuals who are charged with genocide, war crimes, crimes against humanity, and crimes of aggression. There are 125 member countries, but dozens of governments are not ICC members, like India, China, Israel, Russia, and US. So this ICC is funded by contributions from the state parties and by voluntary contributions from governments, international organizations, individuals, corporations, and other entities. So ICC is only competent to hear the case if the country where the offense was committed is party to the Rome Statute, or the perpetrator's country of origin is also a party to the Rome Statute. ICC may exercise its jurisdiction if the national court is unable or unwilling to do so. ICC only has jurisdiction over offenses committed after the statute's entry into force on July 2002. Okay. So the next topic is Overseas Citizen of India. This topic is important for your governance section. PM Modi has recently presented the OCI card to his Mauritius counterpart. So what is OCI?
So this scheme was introduced in August 2005 to provide for registration of all PIOs or persons of Indian origin who were citizens of India on 26 January 1950 or thereafter, or they were eligible to become citizens of India on the said date. So who cannot be an OCI? So an applicant is not eligible to get an OCI card if his her or her parents or grandparents have been a citizen of Pakistan or Bangladesh. Foreign military personnel who are either in service or retired, they are not also entitled to OCI card. Uh, the spouse of foreign origin of a citizen of India or even of an OCI can, and if their marriage has been sustained for 2 years at least, they can apply for OCI card. The person who gets OCI card gets a multiple entry, multi-purpose lifelong visa for visiting India and is also exempt from registration with local police. They are not entitled to vote. They cannot fight elections. They cannot normally hold employment in the government. So OCI card holders can enter India multiple times. They are eligible to apply for Indian citizenship also after a period of 5 years of getting the OCI card. At all Indian international airports, they are provided with special immigration counters, but they do not get voting rights, they cannot hold a government job, and they cannot purchase agriculture or farmland. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. So there will be no prelims booster session class tomorrow because of Holi, and we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.